नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एआई ज्ञान लैब। आज की इस क्लास में हम इस विषय को विस्तार से और परीक्षा उन्मुख तरीके से समझेंगे ताकि ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह उपयोगी हो सके। बिल्कुल। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत है वो है एआई ज्ञान लैब के करंट अफेयर्स मास्टर नोट्स। 27 फरवरी 2026 का ये दस्तावेज है। और ये नोट्स काफी सघन है। मतलब इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हम हर खबर के पीछे का जो क्यों है उसे समझेंगे, उसका जो एग्जाम एंगल है, खासकर यूपीएससी जीएस पेपर्स के हिसाब से उसे डिकोड करेंगे। ये अप्रोच बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप किसी घटना को गहराई से समझते हैं तो वो याद भी रहती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करें। बिल्कुल। तो पहली खबर सीधे पूर्वोत्तर भारत से आ रही है। पूर्वोत्तर वसंत महोत्सव 2026 या नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल। और दिलचस्प बात यह है कि ये इसका पहला ही संस्करण है। हाँ, फर्स्ट एडिशन है और इसे 3 अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जा रहा है, मतलब एक जगह नहीं। जी। पहला चरण 26 से 28 फरवरी तक दीमापुर, नागालैंड में, फिर 2 और 3 मार्च को नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में, और आखिर में 5 और 6 मार्च को रिभोई, मेघालय में। देखिए, इसके पीछे जो संस्थाएं हैं ना, उन्हें समझना एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय और NEZCC मिलकर इसे करवा रहे हैं। NEZCC मतलब नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर। एकदम सही। और इसका मुख्यालय वहीं है जहां से ये महोत्सव शुरू हो रहा है, दीमापुर में। अब सवाल यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सिर्फ सांस्कृतिक प्रदर्शन तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली लक्ष्य जनजातीय संस्कृति यानी जो ट्राइबल कल्चर और लोक नृत्य हैं, उनके जरिए राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना है। नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर और मेंस के जीएस पेपर 1 के लिए सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। सही बात है। खैर, अब भारत से निकलकर सीधे दक्षिण अमेरिका चलते हैं, पेरू की तरफ। पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है और मुद्रा पेरुवियन सोल है। वहां काफी बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। हाँ, जोस मारिया बालाक्वार ये पेरू के नए अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं। और इन्होंने जगह ली है जॉर्ज जेरी की, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण हटा दिया गया है। मतलब सीधा महाभियोग या इम्पीचमेंट के जरिए। और यहीं पर हमारा पॉलिटिक का एंगल आता है। पेरू में तो महाभियोग लागू हो गया, लेकिन अगर हम इसकी तुलना भारत के संविधान से करें, आर्टिकल 61। जी। आर्टिकल 61, हमारे संविधान में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है, लेकिन भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर इसे लागू नहीं किया गया है। मतलब हमारी प्रक्रिया काफी जटिल है। ये जेएस पेपर 2 के लिए, जहां हम विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना करते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। एकदम। पेरू का उदाहरण हम अपने उत्तरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ऐसी रिपोर्ट पर आते हैं जो सीधे तौर पर समाज से जुड़ी है। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। ये वॉशिंगटन DC की सेपियन लैब्स ने जारी की है ना? हाँ, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इन्होंने 84 देशों का डेटा लिया है और इसके आंकड़े वाकई बहुत बहुत चौंकाने वाले हैं। मैं बता दूं कि इसमें क्या खास है। इसमें जो युवा हैं 18 से 34 वर्ष वाले, उनकी रैंक 60वीं है और स्कोर सिर्फ 33 है। जी। और इसके ठीक उलट जो हमारे बुजुर्ग हैं 55 साल से ऊपर के, उनकी रैंक 49वीं है और स्कोर 96 है। एक शानदार स्कोर। मतलब ये एक उल्टा पिरामिड बन गया है मानसिक स्वास्थ्य का। बिल्कुल। और अगर इसके कारणों की गहराई में जाएं तो जंक फूड, इंटरनेट की बहुत ज्यादा लत और सबसे बड़ी बात, शून्य पारिवारिक संवाद। पारिवारिक जुड़ाव के आंकड़े भी तो यही बताते हैं। हाँ, बुजुर्गों में पारिवारिक जुड़ाव 78% है, जबकि युवाओं में ये गिरकर सिर्फ 64% रह गया है। और ये जो स्कोर है MHQ यानी मेंटल हेल्थ कोशेंट, ये बेसिकली इंसान का भावनात्मक संतुलन मापता है। सही कहा। तो जीएस पेपर 2 में जहां स्वास्थ्य और मानव संसाधन की बात आती है, वहां ये डेटा सीधे तौर पर कोट किया जा सकता है। युवाओं को स्क्रीन से बाहर आना ही पड़ेगा। खैर, स्वास्थ्य से अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 25 से 27 फरवरी तक एक बड़ा इवेंट हो रहा है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026। हाँ, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और ये इसका 25वां संस्करण है। इसे टेरी आयोजित कर रहा है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। सतत विकास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सही हूं तो
भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतें पूरी करना। एकदम सटीक परिभाषा है। और इस बार पर्यावरण मंत्रालय का एक बहुत ही खास इवेंट इसमें हो रहा है, हिम कनेक्ट। हिम कनेक्ट, ये किस बारे में है? ये हिमालयी वैज्ञानिकों को सीधे निवेशकों या इन्वेस्टर्स से जोड़ता है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि रिसर्च के लिए फंडिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जीएस पेपर 3 के पर्यावरण संरक्षण वाले हिस्से में ये हिम कनेक्ट एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। चलिए, अब थोड़ा स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। ये एटीपी चैलेंजर टूर 75 का हिस्सा है। इस टूर की शुरुआत वैसे 1974 में हुई थी। हाँ, तो इसमें मेन सिंगल का जो खिताब है वो ग्रीस के स्टेफानो साकलाडिस ने जीत लिया है। उन्होंने ब्रिटेन के ऑलिवर क्रॉफर्ड को हराया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है मेंस डबल्स का परिणाम। भारत के लिए कुछ खास रहा है इसमें? बहुत खास। भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डांस्की की जोड़ी ने ये डबल्स का खिताब जीता है। अरे वाह! और ये सिर्फ तीसरी बार है जब किसी भारतीय ने दिल्ली ओपन का ये डबल्स जीता हो। स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये सीधा फैक्ट है। बिल्कुल, खेल से जुड़े सीधे सवाल आते हैं। अच्छा, अब सेना की बात करते हैं। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक अभ्यास हुआ है। जी, अभ्यास अग्निवर्षा भारतीय सेना का ये 1 दिवसीय अभ्यास था। और इसे दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित किया गया। सदर्न कमांड, जिसका मुख्यालय पुणे में है। और हमारे छात्रों को ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना बहुत पहले 1895 में हो गई थी। 1895, काफी पुराना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध की तैयारी और जो नई टेक्नोलॉजी है उसका परीक्षण करना। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि भारतीय सेना कुल 7 ऑपरेशनल कमांड्स में बटी हुई है। 7 कमांड्स? ये जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक सामाजिक सुरक्षा संस्था की, ESIC। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अभी हाल ही में इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली में, जहां श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे संबोधित किया। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 24 फरवरी 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी, ESI एक्ट 1948 के तहत। मतलब ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। एकदम सही, क्योंकि ये एक अधिनियम से बना है। और सोचिए, 1,20,000 लाभार्थियों से शुरू होकर आज 15 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर को मेडिकल सुरक्षा देता है। जी, तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नजरिए से ये एक बड़ा टॉपिक है। सामाजिक भलाई की बात चली है तो अभी 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस भी तो था। हाँ, वर्ल्ड एनजीओ डे, जो 2014 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम काफी दिलचस्प है, रिस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन, यानी समावेशन के जरिए गरिमा की बहाली। और इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। एनजीओ शब्द पहली बार यूएन चार्टर के आर्टिकल 71 में इस्तेमाल हुआ था। बिना लाभ के समाज सेवा में इनकी भूमिका बहुत अहम है। अच्छा, फरवरी का महीना खत्म हो रहा है तो क्यों ना महत्वपूर्ण दिनों का एक फ्लैश रिकैप कर लें? बिल्कुल करते हैं। 2 फरवरी से शुरू करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 4 फरवरी को कैंसर डे। और 13 फरवरी को रेडियो डे। सही। और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी मातृभाषा दिवस। बहुत बढ़िया, ये क्विक रिवीजन बहुत काम आता है। अब एक बहुत ही संवेदनशील योजना की बात करते हैं, नमस्ते योजना। जी, अभी यूपी के पीलीभीत में इसका एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। ये योजना 2022 में लॉन्च हुई थी ना? हाँ, और इसके पीछे 2 मंत्रालय काम कर रहे हैं, MoSJ यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय और MoHUA आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना, जो कि एक बहुत ही जरूरी कदम है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित होना ही चाहिए। बिल्कुल। मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 के संदर्भ में और सामाजिक न्याय के एंगल से इसे समझना बहुत जरूरी है। मशीनीकरण इसका मुख्य आधार है। सही कहा। अब पर्यावरण के मोर्चे से एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भंडारा जिले की बेलग्राम पंचायत, ये एक बहुत शानदार उपलब्धि है। विदर्भ जैसे इलाके से ये होना वाकई बड़ी बात है। ये नेट जीरो का कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। नेट जीरो का मतलब है कि पंचायत में जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो उतना ही कार्बन सोख भी रहे हैं, मतलब शुद्ध उत्सर्जन 0 हो गया।
तो इसके लिए उन्होंने किया क्या? बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और सबसे अहम कचरा प्रबंधन। इन सब पहलुओं की वजह से ही उन्हें 2024 में भी सम्मानित किया गया था। भारत का तो वैसे भी राष्ट्रीय लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो हासिल करना, तो बिलग्राम पंचायत एक मॉडल बन गई है। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसी पहल GS3 के लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है। एकदम। चलिए, तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। अब कल की कुछ खबरों का एक फ्लैशबैक रिकैप कर लें। जरूर। भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ। नीति आयोग की अंतरिम CEO बनी है निधि छिब्बर। मुंबई के CSMI एयरपोर्ट को ASQ अवार्ड मिला। और रोड सेफ्टी चैंपियन का सम्मान सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ग्लोबल AI ब्रेन रेस में USA पहले नंबर पर है। और प्रधानमंत्री मोदी का है इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, में संबोधन हुआ। और कल जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर भी दे देते हैं। बैफ्टा बेस्ट फिल्म बनी ओपनहाइमर। और फिडे चेस चैंपियन 2026 का ताज मैग्नस कार्लसन ने जीता। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। बिल्कुल। तो अब बारी है आज के प्रश्नों की। क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारे सुनने वालों के लिए ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें खोजने हैं। पहला सवाल बताइए। पहला, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया जाता है? और तीसरा प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन सवालों के जवाब खोजने से तैयारी और भी पुख्ता होगी। और आज के इस पूरे सत्र को देखने के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। आज हमने ग्लोबल माइंड हेल्थ से लेकर भारत की पहली नेट जीरो पंचायत तक की बात की। जी। विचार करने वाली बात यह है कि क्या सरकारी नीतियां, जैसे नमस्ते योजना हो गई, क्या वो तब तक जमीनी स्तर पर पूरी तरह सफल हो सकती हैं जब तक कि समाज के हर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी नागरिक जिम्मेदारी में बुनियादी बदलाव ना आए? मतलब जैसे पंचायत स्तर पर नेट जीरो की पहल हुई। ये बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। समाज की सोच और जिम्मेदारी का बदलना सबसे जरूरी है। ये वाकई सोचने वाला विषय है हमारे छात्रों के लिए। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है इस चर्चा को विराम देने का। और जैसा कि इस AI ज्ञान लैब के नोट्स के अंत में लिखा है, ये था आज का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये PDF और ऑडियो उपयोगी लगा हो तो AI ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।